11th में अगर आपका पंगा हो गया ना, मतलब 11th में बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा था, बड़ा बोरिंग था, थ्योरी सब्जेक्ट था, बहुत कंटाला आता था, 11th तो मौज मस्ती के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो पंगा ना इस साल हम यहाँ पे दूर कर देंगे। ज्यादा कनेक्टिविटी है नहीं, 11th बिजनेस के ऊपर फोकस था, 12th मैनेजमेंट के ऊपर फोकस है। हाँ, दो चार टॉपिक्स है जैसे शेयर्स क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, डेट कैपिटल क्या है, डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, इसमें थोड़ा बहुत आपका कनेक्टिविटी है, पर अगर नहीं भी किया है तो उसको दोबारा करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ना सब्जेक्ट को यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सिलेबस भी देख लेते हैं और साथ ही साथ कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ना, कौन सा चैप्टर ज्यादा भारी भरकम है ना, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। वेटेज देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्यों बताऊंगी, सारी चीजें मैं बोलूंगी तो भाई चलेगा क्या। ठीक है, पहले हम सिलेबस देखते हैं, देन वेटेज देखते हैं, वेटेज के हिसाब से साल भर किस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ये भी मैं बता देती हूँ। पहली चीज तो आपने एकदम बेहतरीन बच्चे हो, कि आपने एकदम साल के शुरुआत में अपने 12th की तैयारी कर दी है, आज पता नहीं चलेगा, आज है ना बड़े ताने सुनोगे अपने दोस्त से, अब से पढ़ाई करने लगा, अरे तू तो पढ़ाकू है, अरे वेकेशन नाम की कोई चीज है कि नहीं, बट साल के अंत में ना बेटा तुम्हें इसका फायदा पता चलेगा। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें ना बेटा, तो आपका जो बिजनेस स्टडीज है 2 वॉल्यूम या 2 किताबों में यहाँ पे डिवाइडेड है, बट 2 किताबें इतनी मोटी मोटी ना 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, जहां पे पहला पार्ट आपके बेसिक्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करता है। ठीक है, पहला पार्ट जो है आपके बेसिक्स के ऊपर फोकस करता है, और पहला पार्ट आपका कौन सा है, तो उसका नाम है यहाँ पे प्रिंसिपल्स। क्या नाम है बेटा, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है बेटा, तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली इस पार्ट को ना हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इंट्रोडक्टरी पार्ट कहते हैं। ज्यादा चैप्टर्स इसी में है, टोटल 12 चैप्टर्स है मेरे दोस्त, जो आपको साल भर में पढ़ना है, मतलब बहुत टाइम है 12 चैप्टर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब उसमें से पार्ट ए ही जो है आपके 8 चैप्टर्स बेटा उड़ा ले जाता है, ए पार्ट में ही 8 चैप्टर्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पहला चैप्टर एकदम इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्लास 12th मैनेजमेंट के ऊपर है, तो भाई मैनेजमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फीचर्स इंपॉर्टेंस तुमको लगा पीछा छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा मेरे दोस्त। तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर ना मजेदार वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पढ़ाने में और पढ़ने में जो मजा आता है ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके, एकदम लल्लन टॉप वाला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, छोटू सा चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सीबीएसई तो इसमें बहुत टॉपिक्स ओमिट कर देता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तीनों मिलाकर अगर आप एग्जाम में इसमें से कितने मार्क के क्वेश्चंस बनकर आते हैं ये देखोगे, तो इसमें से 16 मार्क के क्वेश्चंस बनकर आता है। अब जनरली क्या होता है मालूम है, चैप्टर 3 में से 3 या तो 4 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस जनरली बनकर आते हैं। ठीक है, मान के चलो 4 मार्क के भी क्वेश्चंस आ गए, तो 1 और 2 में से 12 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ठीक है, उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की 5 उंगलियां जो बनकर बनती है मुट्ठी। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आगे आगे बताऊंगी पढ़ाऊंगी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं POSDC, शॉर्ट फॉर्म है उसका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें भी जो आपका कंट्रोलिंग वाला चैप्टर है ना बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, 3 ही ब्रीफ क्वेश्चंस इसमें जनरली आपको पढ़ने होता है, इसीलिए इसकी भी वेटेज जो है 4 मार्क की यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, अब ये 20 मार्क में से 4 अगर इधर चले गए, मतलब ये दोनों मिलाकर आपके 15 से 16 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिलाकर आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो पार्ट ए में 2 ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज कम है, एक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा है आपका कंट्रोलिंग। बट मैं क्या कहती हूँ दोस्त, हमारा तो एम है परफेक्ट 100 लाना, बराबर है, हमारा एम क्या होना है इस साल, टू गेट द परफेक्ट 100। ठीक है, तो 100 में से 100 लाने ना, तो ये 3-4 मार्क भी ना लिख के रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप पार्ट बी पे जाते हो ना, अब पार्ट ए का अगर आप टोटल देखोगे तो पूरे 50 मार्क के क्वेश्चन पार्ट ए में से आता है, पेपर होता है 80 मार्क का, तो बच्चे 30 मार्क के क्वेश्चन पार्ट बी से आते हैं, लेकिन पार्ट बी में सिर्फ टोटल 4 चैप्टर्स है। ठीक है, लेकिन ये 4 चैप्टर भी ना बेटा सिट्टी पिट्टी गुल कर देते हैं। पार्ट बी में आते हैं ना, तो ऐसा लगता है भाई कुछ अलग ही दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके ऐसे चैप्टर शुरू होते हैं जिनकी इनडेप्थ तैयारी करना ना मेरे दोस्त बहुत जरूरी है। मेन 2 चैप्टर जो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल करता है ना, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, वेटेज भी बेटा 2 चैप्टर 15 मार्क की रखता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेहतरीन चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेहतरीन चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि करीबन 11 मार्क्स की वेटेज रखता है, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन एक छोटा सा चैप्टर है, तो 4 मार्क्स की करीबन यहाँ पे वेटेज रखता है।
तो पार्ट बी से कुल मिलाकर 30 मार्क के क्वेश्चन आपके बनकर आ जाते हैं, टोटल हो गए आपके 80 मार्क। अब 20 मार्क कौन देगा? हाँ, तो स्कूल वाले देंगे भाई, प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे उसमें 20 मार्क आपको मिलेंगे। लेकिन तुमको क्या लगता है सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पे 20 मार्क मिलेंगे? भाई पूरा साल है ना टीचर के साथ बनाकर रखना दोस्त, बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट वर्क में हम आपका साथ नहीं देंगे, पूरा पूरा साथ आपका यहाँ पे भी देंगे। ये जो प्रोजेक्ट वर्क होगा, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सैंपल, ये भी चीजें हम आपको यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हमें अगर परफेक्ट 100 मेरे दोस्त यहाँ पे स्कोर करना है ना, अगर परफेक्ट 100 हमें यहाँ पे स्कोर करना है, तो ये 20 मार्क बेटा अपने जेब में चाहिए। तो ये चीज भी बेटा हम गाइड कर देंगे कि कैसे आप प्रोजेक्ट वर्क में 20 आउट ऑफ 20 इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी वाइवास का भी खेल है, ठीक है, और कौन तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी काफी हद तक चीजें डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, सिलेबस समझ गए? बिना प्रोजेक्ट वर्क के मिल जाता है 20 मार्क। बेटा ये चीज है ना बताया नहीं करते, ठीक है। चलिए, यश ईडी जो है वो आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, उसको एज एडिशनल क्वेश्चन हम अंत में करा देते हैं। अच्छा, पहली चीज तो हम ये यहाँ पे आपको क्लियर कर दे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, ठीक है, पहली चीज तो हम आपको ये क्लियर कर दे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है विच आर एडिशनल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस एनवायरनमेंट में एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिलीटेड है, बट वो स्टेट बोर्ड में होगा। चैप्टर नंबर 13 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सीबीएसई में नहीं आता, बट स्टेट बोर्ड में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें सीबीएसई में नहीं है तो हम नहीं कराएंगे, हम कराएंगे, वो तो 100% की बात है। इसको हम एडिशनल क्वेश्चंस के तौर पे आपको लेक्चर्स दे देते हैं और उसके डाउट भी सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट 100 स्कोर करवाना मतलब सबके लिए है ना, भेदभाव नहीं करूंगी मैं, इसकी चिंता ना करो। और फिर भी मेरे पे शक है ना, तो अपने सीनियर्स को पूछ लो, ठीक है। हम एडिशनल टॉपिक्स भी बच्चे कराते हैं, तो जो बच्चे स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं, जिनके लिए ये एडिशनल चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आता है, बेटा एकदम बेफिक्र हो जाना है आपको इस सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए, हाय गुरु, कैसे हो बच्चा? मैम मेरे को बुक नहीं मिला अभी तक। अरे मिल जाएगा, टेंशन ना लो तुम, चलो ठीक है। हाँ जी, स्टेट बोर्ड में प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता है, पूरे 100 मार्क का पेपर आता है, मुझे पता है बच्चा, और इसलिए उसमें टॉपिक्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा सिलेबस है, बेसिकली चैप्टर्स तो सारे में कराऊंगी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अच्छा, वेटेज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका कारण क्या? ये तो आपकी सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें भी गिवन है ना, बट मैं आपको क्यों बता रही हूँ। काफी बार क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है जो हमें पसंद नहीं होता, समझ में नहीं आता, पल्ले नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बच्चों को दिक्कत आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट में, मेरे होते हुए नहीं आएगी बट जनरली आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको समझना होगा कि भाई ये चैप्टर ना 15 मार्क के लिए आता है, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये चैप्टर को छोड़ना कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं उड़ा दूं, इसको मैं ओमिट कर दूं, इसको मैं ऑप्शन में डाल दूं। आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो, ये मैं आपको कह दूं। 11th में कर दिया, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस नहीं समझ रहा था, उड़ा दिया। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी नहीं समझ रहा था, उड़ा दिया। 12th में ये गलती तुम ना करना। अच्छा, तुम सोचोगे मैं इधर उड़ा दूं, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो सीयूईटी देना है। अरे सीयूईटी में भी तो बिजनेस फाइनेंस चैप्टर है, वापस वही वही कहानी हो गई। तो इसीलिए ना आपको समझना है कौन से चैप्टर्स की कितनी वेटेज है और किस हिसाब से इसको प्लान करके इसके ऊपर फोकस करके तुमको चलना है। बाकी हम तो बेटा परफेक्ट 100 स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, यहाँ पे हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा पहले चैप्टर की नए बैच में शुरुआत कर रहे हैं, एक बार हो जाए चेक चेक, हाउ वाज द जोश, बताना है, बताइए जल्दी से जल्दी। मैम सीयूटी क्या होता है? बताऊंगी बताऊंगी। हाय सिद्धांत, कैसे हो बच्चा? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, हम यहाँ पे ना पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आपके और जो डाउट्स है सब्जेक्ट को लेके कि मैम कौन सी बुक को रेफर करें, ठीक है, कौन से ऑथर की बुक को हम ले, बिजनेस स्टडीज याद नहीं रहता मैम उसका हम क्या करें, सारे डाउट्स को मैं आज सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। बेसिकली मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन सी बुक कब रेफर करनी है, किस तरीके से करनी है। अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स याद नहीं रहते काफी बार पढ़ने के बाद भी, तो किस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स इजीली याद रह जाए और आप एग्जाम में लिखकर आ पाओ, ये भी मैं आज ही आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बेटा हम पहले टॉपिक के साथ यहाँ पे शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 आपको ये बताता है कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। देखो बेटा, आपको एक चीज समझनी है कि ये जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट बनाया गया है ना, ये कभी भी सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से नहीं बनाया गया। मतलब वो छोटे मोटे बिजनेस जहाँ पे एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है उसके हिसाब से नहीं बनाया गया।
इसके जो थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जब आप चलाते हो, ठीक है, जिनको हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं, जब आप बड़े लेवल पे बिजनेस करते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हो, तो आप किस तरीके से अपने काम को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप लोगों से काम करवाते हो, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। क्योंकि सभी को पता है कि मेरी पलटन है ना कल उठ के एकदम बड़ी कंपनी खोलेगी, ठीक है, हम बड़ा सोचेंगे, छोटा नहीं, ठीक है। बट हाँ, ऑनेस्टली यहाँ पे जो भी कंसेप्ट्स बनाए गए हैं ज्यादातर जॉइंट स्टॉक कंपनी के नजरिए से बनाए गए हैं, तो आपका अप्रोच वही रहना है। अब जब हम करते हैं बिजनेस और बिजनेस करते हैं बड़े लेवल पे, तो ऐसे समय में ना कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, पैसा भी मैनेज करना होता है, काम मैनेज करना होता है, प्रोडक्शन भी देखना होता है, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर भी देखना होता है, नए ऑर्डर्स भी लेने होते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स भी अटेंड करने होते हैं, कुल मिलाकर काम बहुत सारे होते हैं। अब आप इन महाशय की तरह अगर बनने जाओगे जहां पे आप 3-3 लैपटॉप लेके आप सोचोगे आप ऐसा ऐसा काम करो, अरे खुद को 3 इडियट्स के वायरस समझो कि 2 हाथ से लिखोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं अकेला सारा काम कर लूंगा या मैं अकेले सारी चीजें हैंडल कर लूंगी, तो वो मुमकिन नहीं होता। अगर आप करने जाओगे, मतलब आप कोशिश भी करोगे ना, अटेम्प्ट भी करोगे ना, अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहां पे बनाया गया। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट यहां पे क्या कहता है, मैनेजमेंट कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो सारा काम अकेले नहीं कर सकते, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम को अलोकेट करो, काम को बांटो और सब मिलकर कोई काम को यहां पे कंप्लीट करो। अब ये समझने में ना बड़ी दिक्कत आती है, काम बांटो, काम करो, काम अकेले मत करो, कहना क्या चाहते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं चीजों को समझने के लिए। थ्योरी को समझने का सबसे आसान तरीका रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको कनेक्ट करो, तब जाकर ये चीज आपको अच्छे से समझ जाती है। तो हम एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मान के चलिए कि हमारे पीडब्ल्यू ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आए, ठीक है। अब हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं, एग्जाम्स दी है, बहुत बढ़िया इनके एग्जाम्स गए हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और आपको तो पता ही है कि रिजल्ट्स के बाद हम कहते हैं रिजल्ट्स को सेलिब्रेट, जो इस साल भी करेंगे। तो रिजल्ट सेलिब्रेशन का दिन है और हम सब यहाँ पे बड़े जोश में पूरी तैयारी के साथ हमारे इन बच्चों के साथ उनका रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई भी इवेंट करना हो ना, अभी घर पे किसी का बर्थडे हो या पूजा हो या मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, कोई भी इवेंट करना हो तो तैयारियां तो करनी पड़ती है। तो अब हमारी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमें सेलिब्रेशन करना है, तो खूब सारी तैयारियां हैं जो हमें करनी है। अब एक अकेला व्यक्ति तो सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाएगा ना। तो हमने क्या किया पता है, सबसे पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी है ना, इसकी हमने एक लिस्ट बनाई। तो हमने कहा पहली चीज तो इवेंट को होस्ट करने के लिए, बच्चों को वेलकम करने के लिए, उनके मम्मी पापा या जो भी रिश्तेदार उनके साथ आए हैं उनका स्वागत करने के लिए हमें कोई होस्ट तो चाहिए। तो एक हमें होस्टिंग एंड वेलकमिंग के लिए किसी को काम बांटना होगा। फिर उसके बाद बच्चे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो किसी को हमें ये काम देना होगा कि वो खाने पीने की व्यवस्था करे, ठीक है। अब बच्चे आएंगे हमारे दरवाजे पे, बिना तोहफों के भेजना अच्छा लगता है क्या? तो हम कभी भी उनको बिना तोहफे के नहीं भेजते, तो हमें गिफ्ट हैम्पर्स का भी अरेंजमेंट यहाँ पे करना था ऑब्वियसली, और बहुत काम होता है, बट 3 हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लगा दिया है, ठीक है। अब जब आप एक कंपनी में मान के चलो अगर ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या करता है, मैनेजर को पता होता है कि सारा काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो वो दूसरों को काम बांटकर उनसे काम करवा कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पे होस्टिंग की बात आई दोस्त, अगर हमारे यहाँ पे होस्टिंग की बात आई तो जुबान पे और कोई नाम आ सकता है क्या? एक ही व्यक्ति है जिसका नाम होस्टिंग के वक्त जुबान पे आता है, जो कि है हमारे प्यारे लव कौशिक सर, ठीक है। तो होस्टिंग का काम हमेशा जाता है एक ही व्यक्ति को, मतलब एकदम ऐसा फिक्स वाला नाम हो जाता है, ठीक है। तो होस्टिंग के लिए हमने बुलाया है लव सर को और उनको ये काम सौंप दिया है और उनको ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आपको जबरदस्त है ना सबको एंटरटेन करना है, ठीक है। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, सबसे जरूरी चीज, पेट पूजा। तो पेट पूजा की अगर बात आती है ना भाई साहब, तो एक ही नाम जुबान पर आता है, हमारे प्यारे मैजिशियन जो कि है आशीष भाटिया सर। क्योंकि पूरे एरिया में ना सबसे बेहतरीन समोसे और मोमोज कहाँ मिलता है ना, इनके अलावा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट खाने के अरेंजमेंट करने का हमने जिम्मेदारी दिया है हमारे आशीष सर को, ठीक है। अब आती है बारी गिफ्ट की, ठीक है। कौन आया है, क्या लाया है, कौन लाता है आपके लिए चीजें भाई, बताइए। कौन आया है, क्या लाया है, कौन लाता है आपके लिए चीजें, गेस करो।
हाँ, क्या करेक्ट गेस किया यार, यू ऑल हैव माय हार्ट। ठीक है, तो यस, निक्कू भैया आए हैं, कुछ तो लाए हैं, क्या लाए हैं वो इस गिफ्ट बॉक्स में है। तो जाहिर सी बात है निक्कू भैया को जिम्मेदारी हम देंगे, बिकॉज हमेशा निक्कू भैया आते हैं कुछ लाते हैं। आजकल तो उनकी जिंदगी ऐसी हो रखी है कि उनके लिए भी बड़े तोहफे आते हैं ऑफिस में, बस हमको बताते नहीं है, छुपाते हैं, छुप छुप के खोलते हैं। चलो कोई नहीं, उनके दिन है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आई होप निखिल सर ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ओके। बट एनी विच वेज, तो हमने गिफ्ट अरेंजमेंट का काम जो है वो निखिल सर को यहाँ पे दिया है। अच्छा, जब एक्चुअल में भी इवेंट होता है तो हम अपने आप में काम यहाँ पे बांट लेते हैं। कुछ लोग डेकोरेशन देखते हैं, कुछ लोग होस्टिंग देखते हैं, कुछ लोग बच्चे को इंटरव्यूज लेते हैं, कुछ लोग मम्मी पापा से बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारी जो टीम है वो कुछ लोग कैमरास देखते हैं, कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं, कुछ लोग लाइटिंग म्यूजिक देखते हैं। हम सभी में काम यहाँ पे बांटते हैं, और इसका कारण आपको पता है, क्योंकि यही होता है रियल लाइफ में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कोई अतरंगी या कोई अजीब या ऐसी चीज जो हमने कभी देखी नहीं है। हमारे घरों में भी मैनेजमेंट होता है बेटा। घर पे कोई गेस्ट आने वाले, सबसे पहला काम मम्मी जी करते हैं सब में काम बांटना। किसी को सफाई देते हैं, किसी को मार्केट भेजते हैं सामान लाने, किसी को रसोई का काम मिल जाता है, किसी को कुछ काम मिल जाता है, मिलता है ना। यही होता है मैनेजमेंट। तो बेटा अगर मैं सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट की बात करूं, या मैनेजमेंट के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्योंकि ये तो एग्जांपल था, इससे आप समझ तो जाओगे कि मैनेजमेंट क्या है। पर जब पेपर में स्कोरिंग की बात आती है ना बेटा, तो जो हम सीखे हैं, जो हम समझे हैं ना, उसको आंसर शीट में उतारना बड़ा मायने रखता है। तो मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है, अगर आपको ये शब्दों में लिखना है ना, तो 2 डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है, आप इनमें से कोई एक भी याद रख सकते हो। ठीक है, पहला डेफिनेशन है जो जेम्स लाडी ने यहां पे दिया है, और उनके शब्दों में मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू। मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको किससे क्या काम करवाना है ना, ये जानना। आपकी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज है, बट जरूरी ये है कि आप उन लोगों में काम को बांटो, किसको क्या काम दे रहे हो ना, वो उनकी काबिलियत, उनकी खूबी के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों हम होस्टिंग लव सर को ही दे रहे हैं, क्यों हम खाने का अरेंजमेंट आशीष सर को ही दे रहे हैं, क्यों हम तोहफे लाने का यहाँ पे काम निखिल सर को ही दे रहे हैं, क्योंकि वो सब इन कामों में एक्सपर्ट है ज्यादा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जहां पे आपको पता होता है कि आपके जो लोग हैं उनसे आपको क्या काम करवाना है, एंड साथ ही साथ ये ध्यान देना कि वो ये काम बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में करें। देखो ऐसा नहीं है कि काम दे दिया जिम्मेदारी खत्म, आप कुछ नहीं, काम देने के बाद ये ध्यान देना कि वो काम एकदम बेहतरीन तरीके से हो रहा है, कम से कम रिसोर्सेस में हो रहा है, ये भी एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, बेस्ट वे क्या होता है, चीपेस्ट वे क्या होता है, बताऊंगी। नेक्स्ट ही कंसेप्ट है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का, बट पहले डेफिनेशन कर ले, 1 बाय 1 जाए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पे दिया है FW टेलर ने। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है यहां पे दिया है FW टेलर ने। ठीक है, FW टेलर की अगर हम बात करें तो FW टेलर के शब्दों में मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके मैनेजमेंट को समझना होगा। ठीक है, अच्छा यहां पे ना मैं एक इंट्रोडक्शन या तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट दे देती हूं, जो आप अपने नोट्स में नोट डाउन मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए इसको नोट डाउन करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखकर चीजों को पढ़ोगे तो चांसेस है कि आप इसको ज्यादा अच्छे से, आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और आर्ट of getting things done from others efficiently and effectively। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है बेटा जो आपको यहां पे याद रखनी है मैनेजमेंट को लेकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजर्स perform a series of interrelated functions to achieve the set objectives। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं इसको डिटेल में भी आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूं। ठीक है बेटा, लिखा सबने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहां पे ले सकते हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो अलाउड होगा नहीं वैसे, फटाफट लिख लो बेटा, लिखा
वेरी गुड आकृति, हाँ जी संयम, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। ठीक है चलिए, ओके यहाँ पे हम सबसे पहले मैनेजमेंट को थोड़ा सा और इन डिटेल यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जहां पे आप लोगों से काम करवा के लेते हो। मेरी बात मानो दोस्त, काम करना ना आसान है, लेकिन किसी से काम करवाना ना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है ना, तो आप मेरे दुख दर्द को और ज्यादा अच्छे से समझोगे। कभी अगर टीचर ने कोई होमवर्क दिया है, कोई असाइनमेंट दिया है, अगर आपको खुद को करना है तो बड़ा आसान है। बट अगर आपको मान के चलो आप ड्राइंग में अच्छे नहीं हो, ठीक है, जैसे मेरी जो सिस्टर थी वो ड्राइंग में अच्छी नहीं थी, तो हमेशा ना ड्राइंग की जब बारी आती थी, डायग्राम्स ड्रॉ करने की बारी आती थी ना, वो मेरे पीछे लग जाती थी कि यार ये डायग्राम ड्रॉ करके दे ना। मैं उस मौके का जो फायदा उठाती थी, जो भाव खाती थी ना, मतलब क्या ही दिन थे वो, ठीक है। बट हाँ, लोगों से काम करवाना ना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब लोगों को काम सौंपते हो, कोई जिम्मेदारी देते हो, तो काम देकर आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। काम देकर वो काम अच्छे से हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों लोगों को काम देते हैं? इतना आलस किस बात का भाई, खुद कर लो अपना काम। मुमकिन नहीं है। एज अ मैनेजर, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे टास्क है, इतनी चीजें आपको करनी है, सब कुछ खुद से करना नामुमकिन हो जाता है। और ये मेहनत हम जो करते हैं, जहां पे हम काम की लिस्ट बनाते हैं, लोगों को काम बांटते हैं, काम बांटते वक्त देखते हैं कौन किस चीज में माहिर है, ये सब मेहनत, ये सब तकलीफ सिर्फ एक ही चीज के लिए, कि हम यहाँ पे कंपनी के जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? कोई भी बिजनेस है बेटा, उसका कोई ना कोई गोल होता है। कोई बिजनेस कहता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, कोई बिजनेस कहता है कि मुझे और 4 ब्रांचेस खोलनी है, कोई बिजनेस कहता है कि भाई देखो मेरे को ना नेक्स्ट ईयर 2 नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने हैं। हर बिजनेस के बेटा अपने कुछ ना कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होता है। एंड एज अ मैनेजर, आप जो भी काम करते हो और करवाते हो, वो इसी गोल और इसी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आप करते हो। तो मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम एक ही होता है, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। बाकी इंटर रिलेटेड फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब धीरे धीरे समझाऊंगी। आज ही पूरा समझ लोगे तो बेटा साल भर क्या करोगे? ठीक है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, मैं कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी पे जाऊं, जिसको मैं एक बहुत ही आम एग्जांपल से समझाने वाली हूं। मैं इसके ऊपर जाऊं उससे पहले अगर आपको डाउट्स है पूछो। चलिए पहले हम यहाँ पे डाउट चेक कर लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैम बुक्स में ये नोट्स नहीं दिया है। हाँ अंबर, सब चीजें अगर किताब की लेकर आऊंगी तो आप किताब ही पढ़ लेते हैं। हम एडिशनल कंटेंट या जो आपके किताबों में इंट्रोडक्शन मीनिंग गिवन होता है उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लेकर आते हैं, सो दैट आप ये कंसेप्ट को और बेहतर समझ सको। ठीक है, चलिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है अभी बताऊंगी स्मिता। मैम मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस भी होता है क्या? नंदिनी हाँ, बट क्यों ये आगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है मैम, ये दोनों ही डेफिनेशन है। हाँ जी ललित, ये दोनों ही डेफिनेशन है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को या एक कंसेप्ट को अलग अलग लोग अपनी अलग अलग शब्दों में व्यर्थ करते हैं, मतलब बताते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं। आप कोई भी एक सिंगल डेफिनेशन भी अगर याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो इजी लगता है वो याद रखना। मैम ऑथर्स याद रखना है क्या? जनरली क्लास 12 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय होम। सीवीडी में आगे पूछे जा सकता है, तब की पढ़ाई तब करेंगे। फिलहाल के लिए द आंसर इज नॉट नेसेसरीली। ठीक है, ओके चलिए। मैम हैंड रिटन नोट्स मिलेगा ना? जी बिल्कुल जितेन। बच्चा वैसे कैसे हो? Ma'am, the slides you show the meaning you give on slides and the meaning in book or revision book by PW are different and it's confusing. Which one should I follow? Please reply, ma'am. रवि 12 की PW की बुक मैंने खुद बनाई है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे मीनिंग में डिफरेंशिएशन होगा। जो किताब में मीनिंग गिवन है वो फॉर्मल मीनिंग और डेफिनेशन है, जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए इस्तेमाल करनी है। जो नोट्स में आपको मीनिंग दिया गया है बच्चा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। काफी बार चीजों को पहले समझना जरूरी होता है, फिर उसको यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपका डाउट सॉल्व हो गया होगा। ऑथर्स याद रखने हैं? नो मंजू। ठीक है मैम, नोट्स दोगे? जी हाँ। नो, ऑथर्स याद नहीं रखने। ओके ओके मैम, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हो? मैं एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर बुक से नहीं पढ़ाती, बट हाँ अगर किताबों की इतनी बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। बेस्ट बुक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज के लिए क्लास 12 में रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ नाम है जो नामी है, जो मैं आपको बता देती हूँ।
अगर आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो वो करिए, बहुत बेहतरीन होगा अगर आप एनसीईआरटी रेफर करोगे, स्पेशली अगर आप सीयूईटी आगे जाके अटेम्प्ट करने वाले हो तो आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज सीयूईटी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। बट एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन समझने में आना थोड़ी सी दिक्कतें होती है, तो उस केस में आप रेफरेंस बुक्स जो होते हैं डिफरेंट ऑथर्स के वो रेफर कर सकते हो। पूनम गांधी की बुक है आप रेफर कर सकते हो, संदीप गर्ग की बुक है आप रेफर कर सकते हो, आरके सिंगला की बुक है आप रेफर कर सकते हो। अगर आप प्रो बैच के स्टूडेंट हो, आपको ऑलरेडी पीडब्ल्यू की तरफ से किताब आ जाएगी, एंड अगर आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो तो कर लीजिए, वो बुक इनफ है, मोर देन इनफ है। आप वो किताब को खोलिएगा, अगर आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है या तो उसके पास है, आप उसके साथ चाहो तो मैच कर लीजिएगा। सारी चीजें डिटेल्ड में विद एग्जांपल्स, विद माइंड मैप्स, विद डायग्राम्स, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, विद केस स्टडीज, विद एमसीक्यूज ऑलरेडी उसमें गिवन है। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स आपके पास आई होगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके लिए बनाई थी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है, चाहे वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चन हो, चाहे वो सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन हो, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। एंड वॉल्यूम 1 अपने आप में काफी है, मेरे पे भरोसा कर लीजिए, नहीं होता है तो सीनियर से चाहो तो वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, चलिए। मैम आई एम फ्रॉम प्रो बैच बट स्टिल नॉर्मल बैच से क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि बच्चा हम प्रो बैच और नॉर्मल बैच में पढ़ाई में कोई अंतर नहीं रखते। प्रो बैच में कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक मिलेगी, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, वो एडिशनल फीचर्स है जो सिर्फ प्रो बैच के बच्चों को मिलेंगे, जो आपको मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई तो दोनों बैच में सेम होनी है बेटा। ठीक है, चलिए। मैम ईपी सब्जेक्ट कब चालू होगा? बेटा हम आपको स्केड्यूल बता देंगे। ठीक है मैम, सिर्फ सैंपल पेपर्स मिलते हैं, नहीं हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पे और डाउट्स है ऑब्वियसली, बट सारे अभी नहीं ले पा रही हूँ, कुछ कंसेप्ट्स कर लेते हैं, फिर और डाउट्स आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें आप लोगों से काम करवा के लेते हो, बट जब आप लोगों को काम सौंप रहे हो, काम दे रहे हो, तो आपको ये भी देखना है कि वो काम एफिशिएंटली हो एंड इफेक्टिवली हो। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम को कम से कम या कम से कम पॉसिबल कॉस्ट में यहां पे करना, जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ जाए। हम ये भी कहते हैं कि एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी काम को मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में करना, या तो इसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। किस तरीके से? तो एक छोटा सा आम एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं। फिलहाल समर सीजन है, आम की सीजन है, और हमारे घरों में आम ना हो तो क्या ही हो, तो हमारे घर में भी बहुत ताजे ताजे रसीले आम, जैसे माजा में दिखाते हैं ना, वैसे वाले आता है। अब जनरली क्या होता है कि हम जब भी आम को दोपहर में ऐसे लंच के साथ या डिनर के साथ रात को ऐसे खाते हैं ना, तो हमें आम कट करना होता है। ठीक है, अब मेरे पापा प्रेफर करता है कि आम का आप छिलका निकाल दो और फिर उसको कट करके कटोरी में दे दो, ये मेरे पापा प्रेफर करते हैं, छिलके के साथ उनको खाना अच्छा नहीं लगता। अब जब मेरी मम्मी इस आम को कट करती है ना, तो किस तरीके से कट करती है मालूम है? ऐसे लेगी और एकदम ऐसे बारीकी से, एकदम ऐसे पतले 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 इसके छिलके ऐसे उतारेगी, मतलब एकदम ऐसा पतला कागज का जैसा टुकड़ा। अब मैं ठहरी थोड़ी सी आलसी, अगर गलती से मुझे काम मिल गया ना, मेरे में उतना पेशेंस नहीं है कि मैं इसको स्लोली पतला पतला करके मैं इसको छीलूं, मेरे में उतना पेशेंस नहीं है। तो जब मैं आम छीलती हूँ ना, मैं उसको कैसे छीलती हूँ पता है? ठीक है, ऐसे मम्मी कहती है, ओ बेटा जी, है ये छिलके में ही तो आधा आम चला गया, ये किसके लिए रखा है तुमने? है बात तो सही है। अब अगर आप देखोगे तो इस छिलके में बहुत सारा जो आम है, अगर ये छिलके की बात करोगे बेटा, तो इसमें बहुत सारा ये जो आम है ना, ये वेस्ट हो गया है। अब क्या करें? तो आपको क्या लगता है ये चीजें सिर्फ घरों में होती है? ना बाबा ना, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करते हैं। शर्ट बनाने हैं तो कपड़ों का इस्तेमाल करता है, बिस्किट बनाने हैं तो मैदा, शक्कर, तेल, घी इनका इस्तेमाल करता है। अब काफी बार उनकी भी आदत होती है कि कौन सा अपने पप्पा के पैसे के रिसोर्सेज आए हैं भाई, करो बिंदास इस्तेमाल। तो कपड़े की कटिंग करेंगे तो बीचों बीच से करेंगे, साइड को उठा के फेंक देंगे। पर आपको पता है जब ये रिसोर्सेज हम वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में, इससे क्या होता है? कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाता है। कैसे? तो आइए इसको हम साथ मिलकर समझते हैं। मान के चले कि हमारी एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, 2 वर्कर्स है जिनको ये कपड़ा यहाँ पे दिया गया है। लेटर से ये यहाँ पे आपका 5 मीटर का कपड़ा है। ठीक है, ये मैंने दिया है एक वर्कर ए को,
और दूसरा मैंने यहाँ पे दिया है वर्कर बी को। दोनों को ये 5-5 मीटर का कपड़ा जो है ना, मैंने यहाँ पे दोनों को दिया है, ठीक है। अब वर्कर है ना, बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है, काफी सालों से काम यहाँ पे करता आ रहा है। तो जब वो शर्ट बनाने के लिए कपड़ों की कटिंग करता है ना, तो एकदम ऐसे कोने कोने से यहाँ पे शुरू करता है और यहाँ पे 5 मीटर में आराम से ना वो 2 शर्ट यहाँ पे बना लेता है। वर्कर भी नया नया है, ठीक है, वो सोचता है यार क्या फर्क पड़ता है, फटाफट फटाफट काम करो, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब भी ऐसे कटिंग शुरू करता है ना, बीचों बीच से ऐसे शर्ट की कटिंग कर देता है। अब होता यूं है कि इसमें साइड का जो कपड़ा है ना बेटा, ये बड़ा यहाँ पे वेस्टेज हो जाता है। मान के चलो 5 मीटर जो कपड़ा है उसकी कीमत है लेटर से 100 रुपए। तो यहाँ पे 100 रुपए में आप 2 शर्ट्स बनाते हो, मतलब अगर मैं कॉस्ट पर शर्ट लूं, तो एक शर्ट बनाने के पीछे बाबू 50 रुपए का मैंने खर्चा करा है। यहां पे मैंने 100 रुपए के कपड़े में मात्र एक शर्ट बनाया, ठीक है। मतलब कॉस्ट पर शर्ट अगर मैं यहां पे लेती हूं तो कॉस्ट पर शर्ट यहां पे एग्जैक्टली 100 रुपया है। अब अगर ये शर्ट मैं मार्केट में बेच रही हूं, इसकी जो सेलिंग प्राइस है लेटर से ये 200 रुपया पर शर्ट की है, मैं एक शर्ट 200 रुपए में यहाँ पे बेचती हूँ, तो बनाया 50 रुपए में, बेचा 200 रुपए में, मतलब मैं एक शर्ट के पीछे 150 रुपीज जो है यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही हूँ, मुनाफा कमा रही हूँ। और इस केस में मैंने 100 रुपए का शर्ट बनाया, बेचा 200 में, तो प्रॉफिट जो है ये मैं यहाँ पे 100 रुपए का कमा रही हूं पर शर्ट। जितना वेस्टेज करोगे ना उतना खर्चा बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा। जितना आप संभाल कर रिसोर्सेज यूज करोगे ना, कम से कम वेस्टेज करोगे ना, उतना आपका खर्चा कम होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। तो इसीलिए काम में एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर्स रिसोर्सेज वेस्ट ना करे, जैसे तैसे इस्तेमाल ना करे, ये देखना भी एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। ये बड़ा एफिशिएंसी, ये कंसेप्ट सबके लिए क्लियर है क्या? हाँ जी दीपक, अलाउ कर दिया है बच्चा। सबके लिए क्लियर है क्या बच्चा? जल्दी से जल्दी बताना है। अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन में आप थम्स अप या तो हार्ट दे सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उसका जो जुड़वा भाई है ना, इफेक्टिवनेस, हम इसको समझते हैं। अब एफिशिएंसी के लिए तो आम लेकर आई, बट इफेक्टिवनेस के लिए क्या लेकर आऊं? तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। बड़ा ही फेमस वीडियो है, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों ने ना ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो है जो आपके लिए यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई। ठीक है, आई एम वेरी सुपर श्योर कि ये वीडियो काफी बच्चों ने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस, ओके इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही फेमस मूवी थी हे बेबी करके, उसमें ये वीडियो था। सीन कुछ इस तरीके से था कि परिमल सिंह जो है उनको ड्राइविंग करने बोला गया था, बट वो इतनी स्लो ड्राइविंग कर रहे थे ना कि मेरा बड़ा मन कर रहा था ये देखकर उनको बोलने का कि जल्दी कर भाई, पनवेल निकलना है, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस जो होता है ना वो हमेशा आपके टाइम से कंसर्न होता है। इफेक्टिवनेस जो होता है ना वो हमेशा आपके टाइम एंड स्पीड ऑफ वर्क से कंसर्न होता है। कोई चीज आपको अच्छी करनी है, रिसोर्सेज कम वेस्ट करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम करने के लिए आप साल भर या जिंदगी भर का समय ले लो, ऐसा नहीं होता। तो इफेक्टिवनेस क्या कहता है कि आपको जो काम दिया जाए वो काम को समय के अंदर कंप्लीट करना, कि अगर कोई चीज आपको बनानी है 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है 1 हफ्ते में, तो काम को समय से कंप्लीट करना उतना ही जरूरी होता है। तो मैनेजर जब एक काम सौंपता है ना अपने वर्कर को, तो दोनों चीजें देखता है। एक ही काम करते वक्त वर्कर्स जो है प्रोडक्शन कॉस्ट ना बढ़ाए, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, और दूसरा काम की स्पीड मेंटेन हो सो दैट हम समय से काम को कंप्लीट कर सके, यही इफेक्टिवनेस कहता है। काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कॉस्ट से जुड़ा है, कौन सा टाइम से जुड़ा है। सिंपल तरीका बता देती हूं याद रखने का। जब आप इफेक्टिवनेस की बात करते हो तो उसमें टी आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टी मतलब ये टाइम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप एफिशिएंसी की बात करते हो तो उसमें सी आता है, तो आपको याद रखना है कि सी जो है यहाँ पे कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है, ठीक है।
चलिए, तो कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में यहाँ पे आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। एक छोटा सा डिस्टिंग्विश है, कभी कभी ये डिस्टिंग्विश जो है 2 या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसीलिए ये करना इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना कर देना इस चीज को, ठीक है। डिस्टिंग्विश शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लास 12 में अगर आप कोई भी डिस्टिंग्विश को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको हमेशा उसका बेसिस, या तो आप इसको एक तरीके से पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिखा या बेसिस लिखा तो दोनों करेक्ट है, दोनों चल जाता है, बट बेसिस या पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। बेसिस किस तरीके से याद रखे तो जरूरी नहीं है जो किताब में लिखा है एग्जैक्टली सेम आपको लिखना है, कोशिश करनी है, बट नहीं भी लिख सकते तो वर्ड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जब तक वो सही है कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में 3 बेसिस के ऊपर डिस्टिंग्विश किए गए हैं। सबसे पहला है हमेशा उसका मीनिंग या तो इंट्रोडक्शन होता है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस एक ही चीज कहता है, भाई काम को ना आप समय से कंप्लीट करो, बराबर। एफिशिएंसी क्या कहता है कि काम करते वक्त आप कभी भी रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें और कम से कम खर्चे में काम को करने की कोशिश करें, राइट। इफेक्टिवनेस कहता है समय से करो, ये कहता है कम से कम खर्चे में करो, ओके। अगर हम एम या फोकस की बात करें, आप एम को यहां पे फोकस भी लिख सकते हो, तो एम या फोकस की बात करें तो ये कहता है सही काम और समय से इसको करो, ठीक है। ये कहता है सही काम और सही तरीके से उसको करो, सही काम सही समय से करो, सही काम और सही तरीके से करो, डूइंग इट इन द राइट वे, डूइंग इट एट द राइट टाइम, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू अचीव द इंटेंडेड आउटकम, मतलब आपसे जो एक्सपेक्टेशन है ना, आप उस पे खरे उतरो कि ये काम 10 दिन में हो जाना चाहिए, तो आप एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरो। टू कंप्लीट द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, कोई भी काम को कम से कम खर्चे में करना, सो दैट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या मुनाफा इंक्रीज हो, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बड़ा सबके लिए दोनों कंसेप्ट जो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्लियर है क्या? फटाफट मेरे को चैट सेक्शन में आप बता दो, सो दैट हम आगे यहां पे बढ़ पाए। वैसे देखा जाए तो आज 3 ही चीजें करानी थी, मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तीनों मैं करा चुकी हूं भाई, ठीक है। इंटेंडेड मतलब एक तरीके से एक्सपेक्टेड भी आप समझ सकते हो। इंटेंडेड आउटकम मतलब आप ये आउटकम चाहते हो, ये आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज इंटेंडेड आउटकम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। टॉपिक्स होने के बाद हम क्लास में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है एक ही चीज करते हैं जो करने में ना बड़ा मजा आता है, जो कि है आपका पोलिंग क्विज, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पहला लेक्चर है, कम कंसेप्ट्स है तो कम क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जब हम कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे और उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा। केस सीरीज भी हम यहाँ पे लेक्चर्स में ही मिलकर सॉल्व करेंगे, सो दैट वो भी दिक्कत आपकी यहाँ पे सॉल्व हो सके, ठीक है। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे पोलिंग की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप लोग इसका राइट आंसर भी इजीली दे पाओगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे शुरुआत करें तो पहला क्वेश्चन आपको ये पूछता है, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। इस स्टेटमेंट में 2 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, कौन से 2 कंसेप्ट्स ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन है, कौन से 2 ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं ऑप्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ सो दैट और बेहतर तरीके से आप इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं इफेक्टिवनेस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एफिशिएंसी एंड effectiveness, coordination and efficiency, management and planning। क्योंकि 2 कंसेप्ट्स पूछे हैं तो 2 चीजें आपके ऑप्शन में होनी है, ठीक है। चलिए भाई हम यहां पे आपके पोल की शुरुआत करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यस दैट इज ऑप्शन 2, या तो आप इसको ऑप्शन बी यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है। ठीक है, रिजल्ट पहले देख ले। वेरी गुड, 84% पहले ही क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। देखो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि टू सी दैट द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट मतलब समय से कम कंप्लीट भी होगा और कम से कम रिसोर्सेज और कॉस्ट में भी करोगे, मतलब इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और इफिशियंसी भी होना चाहिए। वैसे भी अगर टू रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें ना, तो दो ही कंसेप्ट्स है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, पहला पोल था भाई, देखते तो है लीडर बोर्ड पे कौन आया था। चलिए, लीडर बोर्ड पे वी हैव हिमांशु, देन वी हैव हेक्टर स्पाइडी, हाय दोस्त कैसे हो, देन वी हैव श्रीदी, संस्कार पार्थ, शौर्य, आगम पार्थ, पुरोहित, श्रद्धा मिश्रा एज वेल एज कृष्णा। हाय श्रद्धा, कैसे हो बच्चा। चलो भाई आगे जाते बेटा टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि कहता है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू रिक्रूट अ लेबरर फॉर द प्लांट। They have to select between Ram and Shyam. Ram is efficient but not effective, and Shyam is effective and efficient. तो ऐसे किसमें वर्क कंपनी जो है वो कौन से वर्कर को चूज करेगी? एज अ कंपनी आप कौन से वर्कर को यहाँ पे चूज करोगे? ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप राम को चूज कर सकते हो या तो आप श्याम को चूज कर सकते हो, तो आप किसको चूज करोगे? क्या ही बात है, यस द करेक्ट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पे कंपनी श्याम को चूज करेगी बिकॉज श्याम में दोनों क्वालिटीज है, वो एफिशिएंट भी है, कम रिसोर्सेज में काम भी करता है, इफेक्टिव भी है, समय से काम कंप्लीट भी करता है। जबकि राम सिर्फ इफेक्टिव है बट सॉरी सिर्फ एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है, वो काम में स्लो है, समय से काम को कंप्लीट कर नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे सीखी, दैट इज मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तीनों आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको वापस बता दूं, एक क्विक रिवीजन करा दूं, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जहां पे आप लोगों से काम करवा कर लेते हो और ये भी ध्यान में रखते हो कि काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हो। साथ ही साथ मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करते हो, लेकिन मैनेजमेंट करने का या ये एफर्ट्स लेने का एक ही एम होता है, कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब जो भी काम को करो मिनिमम पॉसिबल रिसोर्सेज में करो, सो दैट कंपनी का कॉस्ट भी रिड्यूस हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी रिड्यूस हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जब आपको दिया जाए और कोई डेडलाइन अगर दी जाए, काम को समय से आप यहाँ पे पूरा करो। ठीक है, मतलब काम की स्पीड उस हिसाब से हो कि समय से आपका काम यहाँ पे पूरा होना चाहिए। छोटे छोटे कंसेप्ट्स है बट आगे जाके चैप्टर का बेस बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेन चैप्टर विद द ब्रीफ क्वेश्चंस यहाँ पे शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, इसीलिए नहीं कि बैच खत्म हो, इसीलिए सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, रिविजन्स, इन चीजों के ऊपर फोकस करके अपनी तैयारी इतनी जबरदस्त करें कि हमें परफेक्ट 100 स्कोर करने से कोई रोक ना पाए। ठीक है, बाकी आज आपको मेरे साथ एक वादा करके जाना है कि भाई ये सब्जेक्ट में ना तो हम फोड़ कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, शुरुआत हुई है मेरे दोस्त, साल भर इसी डेडिकेशन के साथ तैयारी रखनी है। डाउट्स होंगे डाल देना डाउट स्लाइड पे, मैं यहाँ पे जरूर उसको सॉल्व कर दूंगी। बाकी कल के लेक्चर में मिलेंगे, ब्रीफ क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे, कल जरूर आइएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए बेटा यहीं पे, टड़ा, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।